आजकल हम जॉब मार्केट में बात करें अदरवाइज भी उसकी वैल्यू है जिसको नॉलेज है, जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, ओवरऑल स्किल्स हैं, जिसको अपना काम अच्छे से करना आता है। द मोमेंट यू बिकम एक्सपर्ट एंड स्किल्ड इन दैट, उसके बाद कोई ना कोई चीज़ में तो आप फिट हैं ही। अगर एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए। तो इसको इस तरह देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ जब तक है तब तक यू आर वैल्यूड। Hello everyone, welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. Myself Aarti Chhavdi और मैं Unacademy Plus पर पिछले 3 साल से हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। आपने काफ़ी बार देखा भी होगा शायद। आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, आज हम मिलेंगे एक टॉपर से जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 28 हासिल की है। आज हमारे साथ हैं दिव्या मिश्रा। नमस्ते। नमस्ते मैम, वेलकम टू आवर स्टूडियो और इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और पूरे डिस्कशन में हम बहुत सी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि ये जो विंडो है इसके बिल्कुल उस पार बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में हैं जिनके आंसर्स इस इंटरव्यू के थ्रू वो जानना चाहेंगे और इस पूरे डिस्कशन में हम उसी पर थोड़ा फोकस करेंगे। लेकिन बात ये है कि एग्ज़ाम ऑब्वियसली प्रीलिम्स मेंस काफ़ी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम दिव्या मिश्रा को जानना चाहते हैं दैट हु इज़ शी। एस्पिरेंट बनने से पहले स्कूलिंग, कॉलेज, फैमिली और बहुत सी चीज़ें। मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ों को अच्छे से बताने की, एक्सप्लेन करने की। वी नो दिस मैम। So first of all, what we want to know is कि एस्पिरेंट की जो ये जर्नी थी और फाइनली रैंक जो आपने हासिल की, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी? Who is दिव्या मिश्रा? अगर हम ऑल इंडिया रैंक 28 या फिर दिव्या मिश्रा एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट उस चीज़ को हटाकर दिव्या को देखते हैं। मैम, अगर नॉर्मल सेंस में बात की जाए, अगर मैं बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन में जाऊँ तो मैं कहूँगी कि स्टडी पे हमेशा मेरा फोकस रहता था। मुझे अच्छा लगता है, स्टडी इज़ लाइक अ हॉबी फॉर मी एंड हमेशा एक कोशिश रहती थी कि मैं जो भी करूँ, यूपीएससी तो बाद में आया लेकिन उससे पहले एकेडमिक्स थे। फॉर एग्जांपल पीएचडी कर रही थी मैं, उससे पहले आई हैव वर्कड फॉर 3 years इन अ कंपनी एंड बिफोर दैट आई एम बीटेक। फिर उससे पहले स्कूलिंग, तो हमेशा एक्सेल करने की मैंने कोशिश की है। तो ये जो स्पिरिट है आई थिंक ये थ्रू आउट हेल्प करती है कि लाइफ की चॉइसेस को डिज़ाइन करने में, शेप देने में और फिर उनमें हम कैसा परफॉर्म करेंगे उसको डिटरमिन करने में। और क्या ऐसा है कि आपके पेरेंट्स के थ्रू भी एक वो, जैसा आपने कहा यू वर वेरी मच स्टूडियस, आप हमेशा से एक हॉबी, आपने स्टडी को ही हॉबी बनाया, ये एक अलग चीज़ है। तो क्या आपके पेरेंट्स ने भी उस चीज़ के वजह से एक तरह से आपको इंस्पायर किया है कि यू शुड स्टडी, और इन सम और दी अदर वे क्या वो बैकग्राउंड आपका हमेशा से फैमिली की तरफ से भी रहा जिसकी वजह से आप इस फील्ड में काफ़ी एक्सेल करने की हमेशा कोशिश करते रहे? मैम, स्टडी को लेके फोकस तो रहा ही है पेरेंट्स का थ्रू आउट। जब छोटे थे, स्कूल में थे, उससे लेकर के आगे भी। इनफैक्ट स्कूल में जो मुझे लगा कि पेरेंट्स ज़्यादा फोकस हो गए थे वो था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। वो मुझे लगता है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम के बाद हम पर्सनालिटी टेस्ट में आते हैं, उससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट फेस करते हैं जब हम इसके अलावा भी जॉब्स में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और सिर्फ पढ़ाई करना इटसेल्फ इज़ नॉट पॉसिबल अगर हम बाकी चीज़ें अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का ये सपोर्ट है और कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स स्ट्रेंथ देते हैं अपने सपोर्ट की, तो जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है लाइफ में वो बढ़ जाता है। हम यूपीएससी के प्रिपरेशन जैसे है वो अपने आप में इट्स लाइक अ रिस्क दैट यू डोंट नो, it's a very uncertain examination, what will happen, what will not happen, and when you have such a strong support coming directly from your parents, तो उसमें पूरी हिम्मत आ जाती है। फिर हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को के साथ भी
मोर और लेस ऐसा होता होगा, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सिस्टम ज़रूर होगा, मे बी इन पेरेंट्स, मे बी इन सिबलिंग्स, मे बी फ्रेंड्स, रिलेटिव, सम टॉपर दैट दे न्यू, और समटाइम्स फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। ओके, सो अगर देखा जाए, जितना आपकी बातों से मुझे लगता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम देने की इंस्पिरेशन या फिर वो एक किक स्टार्ट जो है वो पेरेंट्स के थ्रू आ रहा है, या इट वाज समथिंग विद इन यू? पेरेंट्स का तो एक सपोर्ट है ही, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी एक्सप्लिसिटली नहीं कहा। मुझे नहीं लगता मैंने लाइफ में कभी भी उनको कहते हुए सुना कि बेटा तुम आईएएस बनना, या फिर सिविल सर्विस तुमको ज्वाइन करनी है, या फिर तुमको बीटेक करना है, पीएचडी करनी है। उन्होंने कभी इस तरह से एक्सपेक्टेशंस बहुत मेरे लिए हाई नहीं रखी, लो नहीं रखी। इट वाज वेरी, आई हैड द लिबर्टी टू चूज़। एंड इसलिए जो यूपीएससी का डिसीजन था, इनफैक्ट व्हेन आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू यूपीएससी, देन आई कॉल्ड देम एंड आई टोल्ड देम कि मैं इसकी तैयारी करने के बारे में सोच रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू शुड ट्राई। एंड फिर हुआ गया कि जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उससे ही मेरा सिलेक्शन होता चला गया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज। तो फिर एक वो पॉजिटिव सा एक पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग लूप्स बन जाती है। और हम, आपको पता ही है कि एक बार आ जाते हैं इस पूरे सिस्टम में यूपीएससी के, तो वी गेट इनटू इट एंड वी स्टडी, एंड देन ऐसे करके रैंक इम्प्रूव हो गई। पता नहीं चला कैसे टाइम निकल जाता है। सो मैम, आप अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बता रहे हैं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, उसमें आप सक्सेसफुल रहे, प्रीलिम्स, मेंस, और आपने इंटरव्यू भी दिया। बट इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके हक में नहीं रहा। यस। और दूसरे अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया। इंटरव्यू के बाद ऑब्वियसली आपका जो फाइनल लिस्ट आई उसमें आपका नाम था। उसके बाद आपने रैंक इम्प्रूव करने के बारे में सोचा और थर्ड अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट्स, यस, अटेम्प्ट्स, ओके, यस। अटेम्प्ट्स इज, ये एक शब्द जो है ना, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं कि अटेम्प्ट ना लगे, पहले अटेम्प्ट में हो जाए एग्ज़ाम क्लियर। यस मैम। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड अटेम्प्ट जब आपने दिया, बिकॉज यू वर वेरी क्लोज राइट, इंटरव्यू दिया और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, बस एक और चीज़ रह गई। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जिसने आपको इंस्पायर किया कि यू नीड टू बकल अप अगेन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट? मैम, थ्रू आउट ऐसा हुआ कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। स्टार्टिंग में 2 घंटे या 3 घंटे मैंने ऐसे शुरुआत की है। और तो जब रिज़ल्ट आया तो मुझे बहुत सेल्फ अवेयरनेस कम्प्लीटली थी एज अ स्टूडेंट कि मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, पढ़ेंगे तो ये इम्प्रूव होगा। फिर सेकेंड में फिर थोड़ा सा एक लेवल भी आ ही जाता है जब हम पढ़ने लगते हैं, तो रैंक भी इम्प्रूव हो गई। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। तो मैंने उसको ऐसे नहीं सोचा कि मेरे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। मैंने इनफैक्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नज़रिया ऐसा रखा कि हम जितनी मेहनत करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी रैंक की, या फिर हमें जो भी सक्सेस मिलेगी इस एग्ज़ाम में। तो थर्ड अटेम्प्ट में भी मैंने भी यही सोचा फिर से कि अभी भी पढ़ाई में कमी है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर यही था कि द मोमेंट आई विल स्टडी, द मोमेंट आई विल कवर द थिंग्स दैट आई वांट टू कवर, वो तो भगवान ही जानता है कि परफेक्ट कवरेज ऑफ सिलेबस और रिपीटेशन रिवीजन क्या होता है। लेकिन एज एस्पिरेंट जो हम चाहते हैं, हमारे अपने टारगेट होते हैं, एक बार जब वो मीट हो जाते हैं फिर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन रहता है। एफर्ट का डेफिसिट तो नहीं था इस बार, बाकी जो होगा देखेंगे। तो मैम ये चीज़ मोटिवेट करती है कि काम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो उसकी तरफ आपका नज़रिया जो है वो तय करेगा कि आप आगे किस तरीके से सेकेंड अटेम्प्ट को देने वाले हैं। क्योंकि एक नज़रिया ये हो सकता है कि शायद वो एक लाइन है ना, मैं यूपीएससी मटेरियल ही नहीं हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इस तरह से भी एस्पिरेंट सोचते हैं। और जैसे दूसरा नज़रिया जिसके बारे में आपने बात की कि शायद कहीं कमी रह गई थी, उसे अब मैं पूरा करूँगी तो इस बार होगा। तो नज़रिए की बात है शायद। यस मैम। और वो बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर लगता भी है तो इट्स ओके, आई गेस इट्स ओके। क्योंकि एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि अगर मैं शायद इस बार भी अटेम्प्ट अगला दे रही होती अपना, तो मैं शायद जो कैंडिडेट अभी हूँ इससे मच बेटर मेरा नॉलेज होता, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरे ओपिनियंस ज़्यादा मैच्योर हो जाते, पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है हमारी। हम इस एग्ज़ाम में हमारा देखने का दुनिया को, अपने खुद को नज़रिया एक्चुअली बदल जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद। तो मुझे लगता है कि उसमें एक्चुअली खुश होने की बात है। हाँ,
आपको डिले हो रहा है, चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हर चीज़ आपके हिसाब से भी नहीं चलती। और एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसका मतलब है कुछ लोग तो बेटर आपसे कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर आप पॉजिटिव आउटलुक इसका रखेंगे तो वो एक बहुत बेटर तरीका है पूरे एग्ज़ाम से खुद को संभालने का भी और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का भी। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। Unacademy. Let's crack it. History is the story of change and progress. It is the story of us all. Time travel with me to different periods in Indian history. I am Abhishek Srivastava, your educator for UPSC CSE, and I'll guide you till the end of your learning journey. मेरे टाइम ट्रैवल बैच में एनरोल करें और सीखें पूरी इंडियन हिस्ट्री मेरे साथ। Get inspired by Indian history at Unacademy. सो मैम अगर आपके अटेम्प्ट्स को देखें तो आपने सक्सेस तीनों में ही हासिल की। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, जैसा आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस क्लियर हुआ, मैं इंटरव्यू तक भी गई, वो ही एक तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट वापस देती हूँ। यस मैम। बट यहाँ पर ना अटेम्प्ट्स के बीच में एक और थॉट आता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में, दैट इज़ प्लान बी। यस मैम। आपको क्या लगता है प्लान बी की कितनी इम्पोर्टेंस है, वो बैकअप प्लान? अगर एक तरह से इस एग्ज़ाम को प्रैक्टिकली देखा जाए, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, लेकिन उस प्लान बी की कितनी इम्पोर्टेंस है, उस पर कितना फोकस हमारा होना चाहिए एक तरीके से ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? मैम इसको देखने के दो तरीके हैं। डिपेंड करेगा कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, आपका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कितना स्ट्रांग है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है, आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने हैं, आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने कितना प्रिपेयर कर लिया और हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है स्टडी में, और कितने स्टेक होल्डर्स हैं हमारे डिसीजन के, क्योंकि प्लान बी इज़ अ लाइफ चॉइस, हमारे करियर की चॉइस है, तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और भी आ जाते हैं। फिर इंडिया में वी आर अ कम्युनिटेरियन सोसाइटी, वी आर नॉट दैट मच इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल सेंट्रिक, तो मुझे लगता है एक वो रीज़न है। पर प्लान बी में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी प्रिपरेशन जो की है वो साथ में की है, मैं पूरा टाइम कभी डिवोट नहीं कर पाई अपनी प्रिपरेशन में, लेकिन उससे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, और प्लान बी के साथ आप कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट टाइम, और कितना रिस्क आप ले पाएंगे कि कितने अटैम्प्ट जा रहे हैं आपके, कैसा क्या है। लेकिन वही बात आ जाती है कि सबसे अच्छा तो यही कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप दें और सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन जो मुझे लगता है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन 4-5 साल पहले स्टार्ट हो गई है, और 4-5 नहीं तो एटलीस्ट 2 साल पहले तो स्टार्ट हो गई है, तब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। तो वो एग्ज़ाम का, उसकी प्रिपरेशन का, सिलेबस को कवर करने का प्रॉपर टाइम लाइन है, आपको वो अपनी लाइफ में देना ही पड़ेगा। आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आ रहे हैं तब उससे पहले दे दें, या फिर अपने अटेम्प्ट देने शुरू किए और ड्यूरिंग द अटेम्प्ट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जा रही है, ये इस तरह से है। तो इसमें मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं कोई भी एकदम से कॉन्क्रीट आंसर दे सकती हूँ प्लान बी का, कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि किसकी बात की जा रही है। सो आपका प्लान बी क्या था? मैम प्लान बी एज सच मैंने सोचा ही नहीं। जब मैं इसके यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैंने शुरू किया तो मुझे इतना इंटरेस्ट आता था पूरी पढ़ाई में कि मुझे लगता था कि आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा ही, इतना कुछ गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर कि हार्ड वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। बहुत लक एंड डेस्टिनी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर जगह नहीं होती, और इतना ज़्यादा इन पर रिलाई भी नहीं करना चाहिए। तो प्लान बी एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, आई कम्प्लीटली थ्रू माई सेल्फ इन टू द गेम, इन टू द होल थिंग। आपने प्लान ए को ही प्लान बी माना और उसी के साथ आप चलते रहे, क्योंकि मैम कॉन्फिडेंस भी था कि मैं खुद भी ग्रो कर रही हूँ नॉलेज वाइज, और जब हमें खुद में ये डिफरेंस फील होता हुआ दिखने लगे तो इसका मतलब है कि हम जो थे उससे बेटर हो रहे हैं, और जब हम बेटर हो रहे हैं तो प्लान भी बढ़ेंगे, चीज़ें, करियर चॉइसेस बढ़ेंगी। और आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। आजकल हम देखें यंगस्टर्स को बीटेक के बाद और उससे पहले भी स्टार्टअप्स एंड सो मेनी थिंग्स पीपल आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। डिपेंड करता है आपका स्किल लेवल कितना है, नॉलेज लेवल कितना है, एंड देन एवरीथिंग इज़ फाइन। सो यानी आपका कहना ये है कि यूपीएससी के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उस पूरी जर्नी के दौरान कि प्लान भी खुद तैयार हो जाएगा? यस मैम, क्योंकि
आजकल हम जॉब मार्केट में बात करें अदरवाइज भी, उसकी वैल्यू है जिसको नॉलेज है, जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, ओवरऑल स्किल्स हैं, जिसको अपना काम अच्छे से करना आता है। द मोमेंट यू बिकम एक्सपर्ट एंड स्किल्ड इन दैट, उसके बाद कोई ना कोई चीज़ में तो आप फिट हैं ही। अगर एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए। तो इसको इस तरह देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ जब तक है तब तक यू आर वैल्यूड। ओके, दैट इज़ ग्रेट। ये एक अलग पर्सपेक्टिव था प्लान बी का, कि कैसे प्लान बी आपकी जर्नी के दौरान खुद तैयार हो रहा है, क्योंकि Yes. आप धीरे धीरे खुद डेवलप हो रहे हैं उस पूरी जर्नी में। शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ यूपीएससी के एग्ज़ाम की जो जर्नी है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, जो अपने आप धीरे धीरे होते चला जाता है। और वो शायद प्लान ए में आप फिट ना बैठे, लेकिन BCD अपने आप होगा। यस मैम। ओके, दैट इज़ ग्रेट। ओके, तो काफ़ी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जब वो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है, आपका आया, नाम के आगे ऑल इंडिया रैंक 28, हाउ वाज दैट फीलिंग? I felt overwhelmed emotionally for some time. That happened, but it was only till the time I called my parents and told them. The moment I told them, I was fine, completely fine. I don't know why. So and after that things start and we get busy, talks and calls. But जो overarching जो feeling थी वो थी relax की, कि okay now I can focus on some other things. और सच्चाई तो ये है कि रिजल्ट के बाद से I've been equally busy. ऐसा कोई दिन नहीं है मुझे लगा था आई विल बी रिलैक्स्ड एंड ऐसा कुछ होगा, बट नथिंग लाइक दैट। आई एम वर्किंग द सेम वे दैट आई वाज वर्किंग एंड स्टडिंग बिफोर द रिजल्ट। बस ये कि अब वो काम बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, दूसरे डायरेक्शन में है, इस तरह से है। अगर हम इस जर्नी की बात करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करते हैं, एग्ज़ाम को देखते हैं, तो इसके 3 हिस्से जो विजिबल है काफ़ी हद तक, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। द थिंग इज़, अगर हम प्रीलिम्स की पहले बात करें थोड़ा सा, तो प्रीलिम्स जो है, जब आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचा एज एन एस्पिरेंट, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको, तो फॉर एग्जाम्पल रिज़ल्ट आया है, और रिज़ल्ट आते ही एक बच्चा जो है वो रिज़ल्ट देखता है, वो दिव्या मिश्रा को देखता है, ऑल इंडिया रैंक 28, और वो इंस्पायर होता है और वो सोचता है अब मैं भी प्रिपेयर करूँगा। ये एक जनरल चीज़ होती है, देखी गई है। उसके बाद वो एस्पिरेंट जो है वो स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं टॉपर्स की, उनकी बुक लिस्ट ढूंढने लगते हैं, अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मिस हो जाता है कभी कभी, वो है आखिर यूपीएससी है क्या, उसकी डिमांड क्या है। उस पेपर के पैटर्न को समझने वाला जो स्टेप है, जो शायद पहला स्टेप होना चाहिए, सिलेबस, आपने उस पिक्चर को कैसे क्लियर किया? ये गाइडेंस थी या फिर वो आपने खुद किया? बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज। तो आपने उस पिक्चर को कैसे क्लियर किया कि दिस इज़ यूपीएससी और इस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है? क्योंकि प्लान आगे का तभी तय होगा जब हमें वो पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। यस मैम, जो सिलेबस की और एग्ज़ाम की डिमांड की क्लैरिटी है, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं थी। हाँ। मैंने इनफैक्ट पूरा सिलेबस भी नहीं कवर किया था मेंस का। GS 2-3 मुझे सिलेबस पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली है क्या, लेकिन एक आइडिया था चीज़ों का, थोड़ा कंटेंट था, तो मेंस मेरा क्लियर हो गया था। इट वॉज इन माई सेकेंड अटैम्प्ट दैट आई बिकेम मोर अवेयर अबाउट द सिलेबस। जो आप बात कह रही हैं, ये एग्जैक्टली मेरा जो स्टेज आया था वो फिर सेकेंड में आया था। And then I started removing the clutter things and I started focusing on the demand. और जो perfect clarity कह सकते हैं वो इस बार थी मुझे। I know कि ये syllabus है, questions ऐसे पूछे जाते हैं, previous years में ऐसे पूछे गए हैं, और उसके बाद हमें कोई topic लेना है, उसको cover करना है। जो overall approach है वो ये है कि जो फंडामेंटल बुक्स हैं वो एकदम कांस्टेंट सेम है, जैसे कि लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। आई हैव नॉट टच्ड एनी अदर रेफरेंस मटेरियल फॉर पॉलिटी अदर देन दैट। सेकेंड, ज्योग्राफी में जो 11th-12th की NCERTs हैं, पहले की NCERTs बहुत पहले पढ़ ली थी, लेकिन 11th-12th की थोड़ा सा बार बार हम रिवाइज करते रहते हैं। गोचेंग लियोंग की बुक हो गई। तो इस तरह से आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन ऑल द सोर्सेस, बट ये इस तरह से कुछ बेसिक बुक्स हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स को लगातार देखना कि
क्या कैसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है सेम टॉपिक्स पे। जैसे कि मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी है, तो फ़िलासफ़ी से एक फ़िलासफ़िकल ऐसे भी आते हैं, तो उसमें ये नहीं कर देना है कि अपने ऑप्शनल का सारा नॉलेज डाल देना, इट्स एन ऐसे, इट हैज़ टू बी रिटन लाइक एन ऐसे। और क्योंकि मैंने ये गलती की थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कि जो ऑप्शनल का काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाता है ऐसे में। उसके बाद फिर जैसे कि इंटरलिंकिंग ढूंढना, क्योंकि सारे टॉपिक जैसे लाइफ इंटरलिंक्ड है, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ऐसे सिलेबस इंटरलिंक्ड है। तो एक टॉपिक को जब हम अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद होना क्या शुरू होता है, उनकी वो ब्रांच आउट करने लगते हैं और वो मेंटल एक मैपिंग इमेज बनने लगती है जब उन टॉपिक्स के साथ रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक कि ये सब लिंक्ड हैं। और फिर वो धीरे धीरे आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मेंटल मैप बन चुका होता है। और फिर उससे वो इनरिचमेंट जो आता है वही शायद यूपीएससी भी चाहती है, क्योंकि इस बार मेरे जीएस में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं 455। और उसके पीछे रीज़न भी यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, और उसके बाद उसको जो डिमांड क्वेश्चन की उसको मीट करना, परफेक्ट ओरिएंटेशन देना, और उसके अलावा जो अदर कंटेंट हैं उनको अलाइन करके लिखना। तो पता नहीं मैं अच्छे से बता पा रही हूँ इसको कि नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। मैं यही कहूँगी एस्पिरेंट से कि आप जानिए यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है, सिलेबस क्या है, और जो आपका कंटेंट है, आपके पास जितना भी कंटेंट है, बहुत ज़्यादा है, कम है, आप उसको कैसे परफेक्टली ओरिएंट करके उसी कंटेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, वो एक स्किल है और वो लानी पड़ेगी। अदरवाइज़ बहुत सारा होगा और उसका ROI कम आएगा। हाँ, क्योंकि अलग अलग टॉपर्स की लिस्ट अलग अलग है बुक्स की, और उन्हें इकट्ठा करने से, लाइब्रेरी खोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं। क्योंकि और यहाँ पे PYQs का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक बहुत अहम रोल होता है उसको समझने में, यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। तो क्या आप थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहे पूरे रिवीजन के दौरान, या फिर एक तरह से देखें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चेक करते रहना, उनको पढ़ना, इस सिलेबस को अगेन क्लियरली समझने के लिए भी, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं आंसर राइटिंग में, वो किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं पूरे प्रिपरेशन में। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, जैसे कि बताने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जैसे अगर आप ओशन में हैं और आपके पास एक कंपास होता है, तो वो हमेशा एक डायरेक्शन आपको देता रहता है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs एग्जैक्टली वही है। सिलेबस बहुत सारा है, इट्स लाइक एन ओशन ऑफ कंटेंट, देयर इज सो मच वर्ड्स, फ्रेजेस आर यूज लाइक एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो यू आर एक्चुअली इन द ओशन, मे बी समटाइम्स इट इज स्टॉर्मी, समटाइम्स इट इज काम। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बताते हैं कि क्वेश्चन सेम टॉपिक से कैसे पूछा जाएगा, एक टॉपिक कैसे मैनिफेस्ट होता है एक क्वेश्चन के फॉर्म में। तो वो उनका इंपॉर्टेंस वही है। आप जितना ज़्यादा उनको रेफ़र करेंगे, आपकी रेलेवेंस प्रिपरेशन की उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उसका रिजल्ट्स में आपको फ़र्क देखने को भी मिलेगा। ओके, सो दिव्या, एक और चीज़ है, प्रीलिम्स, मेंस, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को लगता है प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस के लिए हम लोग सब्जेक्ट्स अलग बाद में पढ़ेंगे। अगर मैं आपकी भी मैं ऑब्वियसली राय जानना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ऐसा लगता है ये तो इंटीग्रेटेड मैनर में हम कवर करते हैं, ऐसा नहीं है प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग। तो आपका इस पर क्या से है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस जो है उसकी प्रिपरेशन अलग अलग होती है, एस्पिरेंट्स को थोड़ा इसके बारे में आप क्लियर कीजिए कि ये अलग अलग है भी या नहीं आपके एक्सपीरियंस के बेस पर। मैम, जैसा आपने बोला है, प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन इवन इंटरव्यू को भी मिला लीजिए, सब इंटीग्रेटेड है। बस थोड़ा फोकस यूपीएससी का चेंज होने लगता है और थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है। अब क्योंकि वो MCQs होते हैं प्रीलिम्स में, तो थोड़ा सा एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, कौन सा थोड़ा सही लग रहा है पर कुछ टाइम के बाद यू आर कन्फर्म कि ये तो बिल्कुल भी नहीं, और 2 बचे लास्ट में। तो इस टाइप से एलिमिनेट करना, सेलेक्ट करना ऑप्शंस को। और मुझे ऐसा लगता है कि आप थ्रू आउट मेंस की हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इट्स मेंस ही हमारे ओपिनियंस को इन्फॉर्म करता है इंटरव्यू की स्टेज में, ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्योंकि किस ओपिनियन तो एक जजमेंट बन जाएगा, अगर उसमें लॉजिक नहीं है, उसमें रीज़न नहीं है, वो सिर्फ एक प्रेजुडिस हो जाएगा। तो ये जो फैक्ट हमें मेंस से मिलते हैं उसमें हेल्प करते हैं। और अगर हम प्रीलिम्स के पेपर को भी देखें तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया। मुझे ध्यान है 2018 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ था, उसमें ऐसे लिखा था कि
आप रूम में जा रहे हैं, आपने स्विच ऑन किया तो टीवी ऑन हो गई, ये ऑन हो गया, ऐसे करके सारी कार और सब कुछ। लास्ट में था कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसका आंसर था। हाँ। तो अब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स 2 साल बाद हर कोई जान रहा है, उस समय थोड़ा न्यू था तो वो क्वेश्चन पेपर में था। तो ऐसे ही हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अवेयरनेस मांगती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इम्पैक्ट आ रहा है। अब इम्पैक्ट हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, वो हम मेंस में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, तो इसका मतलब मेंस का नॉलेज प्रीलिम्स में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन राउंड होता है, काफ़ी सारे लोग अपीयर होते हैं और तो आपको सक्सेस उसमें चाहिए अपना एग्ज़ाम की साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट सीरीज़ हो गए, इनको लगाना चाहिए। वो भी आप रैंडम टॉपिक पढ़ के कुछ MCQ सॉल्व कर सकते हैं जब आपने बिगनिंग में टॉपिक पढ़ा, और बाकी जब एग्ज़ाम आने वाली होती है उससे पहले थोड़ा सा आप फोकस हो जाइए कि आप MCQ ओरिएंटेड अपनी स्टडी कर दीजिए। हाँ। मैं कहूँगी 2 महीने या 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। आप बाकी टाइम आप मेंस पे फोकस करिए और MCQs कभी कभी आप देखते रहिए। ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है प्रीलिम्स की तैयारी हार्डली 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा कभी उसको बहुत टाइम नहीं दिया है। और उसमें भी हम MCQ प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं। यस मैम। ओके मैम, सो हमने इस पे बात की कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड मैनर में होती है, हॉलिस्टिकली दे आर कनेक्टेड, और जैसा आपने कहा इंटरव्यू भी इंक्लूड कर दीजिए उसमें। तो अब अगर हम थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात करें तो आपकी क्या अप्रोच थी, क्या स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैम, अगर हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो वो तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है UPSC का, लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो इसके कुछ मेन पिलर्स होते हैं। एक तो हो गया करंट अफेयर्स, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड हो गया हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी इंक्लूडेड है। हाँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं आती है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी भी आती है सारी, इंडिया की भी आ सकती है, वर्ल्ड की भी आ सकती है। तो ये हो गया, ज्योग्राफी होगी। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस जैसे बायलैटरल एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, मल्टीलेटरल, ये सब, इन्वायरमेंट, एंड फाइनली आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग आउट एनीथिंग, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। हाँ, यस, आप और भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए इन्हीं के बारे में पहले बात करते हैं। तो पॉलिटी में जो प्रीलिम्स की स्टेज है उसके लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, लेकिन लक्ष्मीकांत में एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा। इट्स अ प्रॉपर कंटेंट रिच बुक, तो मल्टीपल रीडिंग्स, आप 4 से 5 तो रीडिंग्स लगाइए, ये मेरा मानना है। फिर GC लियोंग मुझे लगता है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके पूरे पार्ट्स को कवर कर लेती है, और जो इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी आती है वो हम NCERT से कवर कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में मैंने सिंघानिया जी की बुक यूज़ की थी, मुझे लगा वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी है। इसके अलावा NCERTs भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने उसको बहुत नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं सिंघानिया जी की बुक बोलूँगी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है, मैं इकोनॉमिक्स मिस कर गई थी लास्ट टाइम जो मैं काउंट कर रही थी। इकोनॉमिक्स में मैंने कुछ बुक्स पढ़ी बिगनिंग में बहुत, लेकिन मुझे लगा नहीं कि उनकी वजह से प्रीलिम्स मेरा निकलता है। इकोनॉमिक्स में मैंने फिर क्या किया, बुक्स में डिपेंडेंट होना बंद किया और सिंपल टॉपिक्स उठाए, जैसे इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, IMF के में कौन कौन से तरीके हैं अपने फंड्स को रखने के, या फिर बॉन्ड्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, और वो बहुत सारे डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट रिलेशंस होते हैं जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कजनेट्स कर्व, फिलिप्स कर्व, दे आर वेरी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। तो मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो फैक्चुअल होते हैं कि जो करंट अफेयर से लिंक्ड होंगे और कुछ उसमें डेटा होगा, जैसे कि जो बीच में एक क्वेश्चन आया था कि जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें जो डिस्काउंट होता है, रेट होता है, वो गवर्नमेंट कर रही है, या फिर जो बीच में मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से लिंक्ड है। और कुछ फैक्चुअल हुए। इसके अलावा जो आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट को आप ऑनलाइन या फिर अपने फाउंडेशन से कवर कर सकते हैं, जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, या फिर अदर आप सेल्फ टॉट हैं। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप अपने फाउंडेशन मटेरियल को यूज़ कर लीजिए, या फिर उसके अलावा जो क्वेश्चन का नेचर देखिए, उसमें एनिमल्स के बारे में आता है कि ये वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट हैं, उनके जो प्रोफाइल्स होते हैं, तो आप प्रोफाइलिंग कर लीजिए उन एनिमल्स की। इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन सब का प्रॉपर मैपिंग। मैं मैप ज्योग्राफी में कहना भूल गई, मैप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के मैप में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर दिल्ली से एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो नागपुर लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का मतलब है कि मैप स्ट्रांग होना चाहिए।
क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि मज़र शरीफ जो है वो कहाँ पे है, तो इट इज़ इन अफ़गानिस्तान। सीरिया की सिटीज़ हैं, तो सीरिया, यमन, ओमान ये सब पूछ रहे हैं क्योंकि ये प्लेसेस न्यूज़ में है। हाँ। वैसे अफ़गानिस्तान है, तो ये इसलिए क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। हाँ। इंडिया के इसमें स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। और ये मेंस में हम वैसे भी अगर मैप बनाएंगे अपने आंसर राइटिंग में तो हमें पता होते हैं सब सिटीज़। तो ये हो गया। IR भी ऐसे ही कवर करना है। IR में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो कब बनी थी, उनमें कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। जैसे कि 2020 के प्रीलिम्स में G20 पूछा गया था। G20 उस बार हुआ था और काफ़ी फेमस था वो, काफ़ी दिन वो न्यूज़ चली थी। इस बार जैसे कि IPCC के बारे में पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे वाईफाई, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब जो टॉपिक्स हैं इनको टेक्निकली बहुत साउंड होना पड़ेगा कि इसका मतलब ये, टेक्निकल साउंड से मेरा मतलब ये नहीं कि हमें उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ बहुत उसके स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, अगर उनको हमने कवर नहीं किया तो हम ऑप्शंस को सेलेक्ट या एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये हम नॉर्मल भी ऑनलाइन अगर टाइप करेंगे ये सब वर्ड्स और जो कंटेंट आएगा उसको रीड कर लेंगे तो काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो इस तरह से टॉपिक की कवरेज है। कुछ फाउंडेशन मटेरियल जो आपने किया उसको मिला के, कुछ ऑनलाइन है, और कुछ जब हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं उससे भी हमें उनके आंसर्स लिखे होते हैं तो पता चलता है। तो ये ओवरऑल मैम बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज है, इट्स वेरी डायनेमिक। लेकिन मुझे लगता है डायनेमिक है तभी काम प्रॉपर इसमें आ पाता है। और बिगनर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जैसे मैं क्या करती थी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नहीं पता थी। तो हम जब गूगल में भी सर्च करते हैं तो एक चीज़ दूसरे से लिंक होती है। फिर जैसे कि अगर आप एल नीनो पढ़ रहे हैं तो ला नीना आएगा ही, इंडियन ओशन डाइपोल आएगा ही। तो अब जो भी लिंक्स आ रहे हैं तो आप उनको पढ़ते जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत फार फेस्ट हो जाएं, दूर चले जाएं, लेकिन जो आपके रीच में है उसको कवर कर लीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट से एक बार दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे आपके, तो अगर वो एप्लीकेशन में भी आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी भी अगर रहे प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी है। इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस में, साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चंस में थ्रू आउट थोड़ा क्यूरियस रहना और फैक्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है प्रीलिम्स में। अदरवाइज एलिमिनेशन फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऑप्शंस का। तो मुझे लगता है, और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कैसे आपने सामने PYQ देखे या फिर नॉर्मल MCQs देखे और आपने कितना उसमें एक्यूरेसी % क्या है आपका, ये सारी चीज़ें मिला के। तो मैम फाउंडेशन मटेरियल के बारे में आप काफ़ी बात कर रहे हैं। ये फाउंडेशन मटेरियल आर दो स्टैंडर्ड्स बुक्स, NCERTs? मैम NCERT तो मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट हैं वो आर जस्ट एब्सोल्यूट बिगनर्स। तो सबसे पहले सेंसिटाइजेशन जो है UPSC से वो आपका NCERTs कराते हैं। मैंने खुद भी ऐसे ही किया था। तो NCERTs तो पढ़ना मस्ट है, लेकिन जब आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद 11th-12th पे आप रिस्ट्रिक्ट करिए, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी रेलिवेंट है फाइनल एग्जाम्स के लिए। और उसके बाद स्टैंडर्ड जो सोर्सेज हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए? मैम पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, GC लियोंग एंड NCERTs ऑफ 11th-12th ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में NCERTs हैं, और विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम है, और IR कम्प्लीटली डायनेमिक है। इन्वायरमेंट मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, लेकिन फिर मैंने उसको डायनेमिक कर दिया ऑनलाइन, और कंटेंट आया उसको देखा, इस तरह से कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं था। और सेम साइंस एंड टेक में कोई बहुत स्पेसिफिक सोर्स नहीं था, वो कम्प्लीटली डायनेमिक था। और इकोनॉमिक्स में मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको टॉपिक वाइज लेके जाऊँ, कि जो टॉपिक मेंस में लिखे होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं उनको। और बाकी करंट अफेयर्स जब भी हमने पढ़ा तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाना उसके पीछे कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। उससे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बहुत फाउंडेशन भी नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तब भी जो टॉपिक है वो क्लियर होता चला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट साउंड रहेगा, हम अटेम्प्ट कर लेंगे उसको। सो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का एक बहुत अहम रोल है। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि जो हम स्टैटिक पढ़ते हैं उसे हम अपने चारों ओर इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं, और उसकी जानकारी हमें अखबारों से मिलती है या दूसरे सोर्सेज से मिलती है। ये करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है इसको आपने कैसे कवर किया? न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगजीन्स आती है, मंथली कंपाइलेशंस हैं, एक्चुअली बहुत सारे सोर्सेज हैं। PIB, राज्यसभा टीवी ले लीजिए आप, ऐसा लगता है राज्यसभा टीवी पे जितने शोज आते हैं वो सब काम के। उसमें तो एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, वो भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। तो इतने सारे सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स को लेकर, कैसे
आपने इसको कवर किया, करंट अफेयर्स को? कौन से आपके सोर्सेस थे? मैम, करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन्स ले सकते हैं, उसमें क्या होता है एक जिस्ट मिल जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के रिलीज होते हैं, आप एक चूज़ कर लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, वो हो गया। इसके अलावा जो डेली आ रहे हैं न्यूज़पेपर कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि जो लोग थोड़ा कुछ और भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर कुछ और एग्ज़ाम्स आ रही हैं आपकी किसी और चीज़ की, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में डरने की बात नहीं है, करंट अफेयर्स भी आपके जिसमें कवर हो जाएंगे। कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर आप एटलीस्ट जो मेन उसके पार्ट्स हैं वो आप डेली पढ़िए, और थोड़ा सा कहीं नोट मेकिंग करिए। डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं, आजकल कई लोग बना रहे हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि आप बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स में करंट अफेयर्स पे बेस्ड ही एमसीक्यूज आते हैं, अगर प्रीलिम्स पे ही बात करें तो उनको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इसको डाइवर्सिफाई कर लेना कि करंट अफेयर्स यहाँ से भी पढ़ना है यहाँ से भी पढ़ना है, वो ठीक नहीं है। और जहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आपने बताया RS TV, राज्यसभा TV, अब संसद TV हो गया है, तो मैंने भी पिक्चर सुने थे और मैंने भी एग्जैक्टली यही किया था कि सब एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके ऐड भी इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैं बताती हूँ बाद में मैंने कैसे इसको कम टाइम लगे इसको मैं लेके आई। जैसे कि मिशन कर्मयोगी आया है, तो अगर मैं इसको तैयार कर रही हूँ तो मैंने पहले जस्ट देख लिया कि मिशन कर्मयोगी है क्या। नॉर्मल गूगल पे आप सर्च करिए और आपको मिल जाता है कि क्या है ये, उसके बेसिक टेनेट्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है, तो आप जाइए इस तरह के डिबेट्स में, और आपके पास टाइम है इन डिबेट्स में जाने का। मैं इन डिबेट्स में तब गई थी जब मैं मेंस की या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आई थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन इंटरव्यू प्रीलिम्स के लिए आपको इतने आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इतना ज़्यादा मत करिए, इसकी ज़रूरत नहीं है एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए जो मिशन कर्मयोगी पे आएगा। तो थोड़ा सा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं अक्सर वर्ड यूज़ करती हूँ कि आप जितना टाइम लगा रहे हैं कि आपको उतना रिटर्न मिल रहा है उससे, आप ये इवैल्यूएट करिए, बहुत ज़रूरी है। तो डोंट डाइवर्सिफाई टू मच, स्टिक टू सम पर्टिकुलर सोर्सेज और उसमें कंसिस्टेंट रहिए। करंट अफेयर्स में यही है, अदरवाइज करंट अफेयर्स इतना ओवरवेलमिंग है कि GS प्रिपेयर करने का स्टैटिक का टाइम नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और बस करंट अफेयर्स में आप थोरो हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे नहीं। आप प्रीलिम्स देखिए, मेंस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी हैं। सो सोर्सेज को लिमिटेड रखना बहुत ज़रूरी है। यस मैम। ओके, सो एक और चीज़ मैम, जब न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हैं, जैसे एक थॉट रहता है जब स्ट्रैटेजी देखते हैं ना टॉपर्स की, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और ये बुक्स पढ़नी है, तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, शुरू के दिन से ही, पहले ही दिन से न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो न्यूज़पेपर जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसकी वो पाइलअप होते रहते हैं और 3-3, 4-4 घंटे लगाते हैं वो, उसमें कुछ समझ नहीं आता है, वो पाइलअप होते हैं, फिर मोटिवेशन गिरता जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। क्या न्यूज़पेपर रीडिंग करने से पहले कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं UPSC में जिनकी थोड़ी बहुत एटलीस्ट बेसिक जानकारी अगर आपको हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग में मदद मिलती है, बेहतर आप समझ पाएंगे न्यूज़पेपर को? यस मैम, एक्चुअली दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ है कि हमें लगता है UPSC पहले सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स, पर ये थोड़ा रॉन्ग अप्रोच है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए नहीं पता कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आपको नहीं पता कि जो ज्योग्राफी है या फिर जो डिज़ास्टर है उसमें ये ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कुछ कहती है, या फिर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स ऐसे होते हैं, पार्लियामेंट के सेशंस ऐसे होते हैं, बजट आएगा तो ऐसे ऐसे होता है, तो आप पढ़ेंगे भी तो टू मच इन्फॉर्मेशन, इट विल जस्ट स्टिक टू यू एंड देन इट विल जस्ट फॉल ऑफ। बहुत एब्जॉर्प्शन उस समय हाई नहीं रहता है। तो या तो आप बहुत लंबे समय तक इस स्टेज पे रहें, धीरे धीरे आप सिलेबस कवर करें और फिर धीरे धीरे चीज़ें सिंक होना शुरू करें, या फिर एक स्मार्ट अप्रोच ये है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट्स देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं हैं लेकिन बहुत इनफाइनाइट नहीं है। देखिए तो ज्योग्राफी हो गया, डिज़ास्टर्स हो गया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हो गए, आप एक बार मेंस का सिलेबस देख लीजिए, यहाँ से आप शुरू करिए और उनके आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ जाइए। इसमें आपको लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करिए, अपना
थोड़ा थोड़ा सेंसिटाइजेशन का NCERTs का 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, और थोड़ा स्मार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग के भी तरीके होते हैं। न्यूज़पेपर की समरीज आती हैं। हाँ, अगर आपके मिस हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल कांस्टेंट रहे। अदरवाइज न्यूज़पेपर ढेर सारे हो जाएंगे और फिर उनको देख देख के डिमोटिवेशन आता है। हाँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है खुद को इस सिचुएशन में डालना। और एक बेटर तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट शुरू करिए, फिर एक टाइम पे जब आपको लगे कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो गई है, फिर न्यूज़पेपर स्टार्ट करिए और न्यूज़पेपर भी स्मार्टली रीड करिए। मिस हो गया तो बिल्कुल मत घबराइए, ऑनलाइन समरीज हैं, आप उनको देख लीजिए और धीरे धीरे आप खुद को 1 घंटे 1.5 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ने में एक हैबिट डेवलप कर लीजिए, ताकि वो आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर भी रहे और आपको ओवरऑल आपके मेंस की और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करे। तो ये चीज़ ज़रूरी है और इस पर फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है सबको। हाँ। सो मैम, मतलब एक तरीके से अगर सारी बातों को निचोड़ निकालें उसका कंक्लूजन, कि थोड़ा सा कवर कीजिए, सिलेबस थोड़ा सा कवर कीजिए और काफ़ी हद तक शायद वही सिलेबस जो है उसकी थोड़ी सी जानकारी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छांटने में भी मदद करेगी, समय बचाएगी। यस मैम, क्योंकि देखिए सारे एडिटोरियल या सारे एक्सप्लेन सेक्शन जो आते हैं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं, जो बहुत उनमें जो आर्ग्यूमेंट है मे बी आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट डिमेरिट में आप उनको लगा लें, लेकिन शायद किसी को पढ़ने में वो अच्छे नहीं लगेंगे। एक टाइम बाद आपको भी नहीं अच्छे लगेंगे जब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी टॉपिक को लेकर के। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये आपको जजमेंट की एबिलिटी देता है कि कौन सी चीज़ें हम पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें। हाँ। तो मतलब ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्वाइट एसेंशियल है, ये तो चाहिए। तो प्रीलिम्स जो है उसमें GS का पेपर सब इसके लिए तैयारी करते हैं। एक और पेपर है इसका CSAT का। एग्जैक्टली, CSAT ये ना थोड़ा धुंधला सा है, नज़र नहीं आता है पूरी प्रिपरेशन में, ऐसे लगता है कि कहाँ है ये। तो CSAT जो है उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? मैथ्स में थोड़ी अच्छी मैथ्स हो तो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आती है तो हेल्प हो जाती है CSAT के पेपर में। तो CSAT के पेपर को अगर हम इग्नोर ना करें, थोड़ा इसके बारे में बात करें, तो आपने CSAT के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मैम मैं थोड़ा फॉर्चुनेट थी, मैंने कैट की क्लियर किया हुआ था, मैंने गेट क्लियर किया हुआ है, सब में एप्टीट्यूड आता है। तो मुझे इसके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि एक जो बहुत डिबेट चलती मैंने देखा है कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मैथ्स या साइंस से हैं तो एप्टीट्यूड ईजिली निकल जाएगा और जो दूसरे साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में है उनके लिए डिफ़िकल्ट है। 3 साल मैंने CSAT दिया है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कम्प्लीटली मैथ्स सॉल्व किया है, कम्प्लीटली जो इंग्लिश के पैसेजेस आते हैं उनको किया। 2 ही होते हैं वैरायटी, एक पैसेज और दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, जिनको आप नॉन पैसेज सेक्शन कह लीजिए उस पेपर का। अगर आप सोचेंगे सिर्फ पैसेज करके आएंगे और हम इनको टच नहीं करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सिर्फ इसको टच करेंगे, पैसेज नहीं करेंगे, दोनों केस में इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन किस तरफ डिफिकल्ट आएगा। तो इस पेपर में सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप उसमें जो इजी क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए और पहले उनको सॉल्व करिए, वो पैसेज हो नॉन पैसेज हो सब चलेगा। और उसके बाद ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं। मैं कहूँगी आप 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि 27 के आसपास आपको सही उसमें होने चाहिए और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो ये देखते हुए ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 40 अटेम्प्ट करने हैं और आप काउंट कर लीजिए पैसेज के क्वेश्चन, दे आर लेस देन 40। सो यू आर गोइंग टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चंस, LR क्वेश्चंस, और उनके लिए एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, वो बहुत ज़रूरी है देखना। जो थोड़ा उतना फेमिलियर नहीं है डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ, वो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पिछले 5 साल के देख लीजिए। आप जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं वो 10 से 12 देख लीजिए, और जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जो भी आपको कंफर्टेबल पजल्स आती हैं उसमें उन कंफर्ट एरियाज़ को सेलेक्ट कर लीजिए और उनमें आप एक्सपर्ट हो जाइए, ताकि अगर उसमें क्वेश्चन आया तो आप कर लेंगे। क्योंकि पूरा सिलेबस CSAT का भी कवर करना आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि वो मेरिट में काउंट नहीं हो रहा है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो ये किया जा सकता है। और पैसेज में भी जो लोग कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं कि इसमें एजम्पशन क्या है ऑथर का, इम्प्लाइड मैसेज क्या है। तो इम्प्लाइड मैसेज क्या है, क्रक्स क्या है, ये बताना तो आसान है। एजम्पशन वाले में मैंने देखा है लोग स्ट्रगल करते हैं। तो मैं ऐसे कहूँगी कि जब आपको कोई जजमेंटल लाइन लगे पैसेज में, उन ऑप्शंस में,
तो जजमेंट कभी भी कोई पास नहीं कर सकता बिना किसी लॉजिक के। अगर उसमें लॉजिक नहीं दिया इसका मतलब कोई ना कोई एजम्पशन है। तो जहाँ भी जजमेंटल लाइन नॉट सपोर्टेड बाय लॉजिक हो वो अजम्पशन है और आपका वो आंसर होगा। इट्स अ टिप, आई थिंक इट विल वर्क। सो ये इस तरह से है। ओके, सो प्रीलिम्स की तैयारी कर ली है, हमें बुक्स के बारे में पता चला, कैसे प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है वो सब हमने डिस्कस किया। लेकिन अब प्रीलिम्स नज़दीक है, 1-1.5 महीने पहले एक कन्फ्यूजन रहता है कि अभी क्या करें। तो वो लास्ट मिनट जो पीरियड है उसमें नॉर्मली किस एरिया पर फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स से पहले? मैम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस समय एमसीक्यूज। आप उस समय मेंस का करना बंद कर दीजिए, कम्प्लीटली एमसीक्यूज फोकस्ड रहिए। और एमसीक्यू जब आप प्रीलिम्स एकदम आ रहा होता है, मुझे लगता है जो चीज़ें मिस कर रहे होते हैं हम वो होता है इन्वायरमेंट की चीज़ें, कई बहुत फैक्चुअल होती हैं, वो वाले हो गए कौन चीज़ें। कॉन्सेप्ट इस समय बहुत रिवाइज करने का मतलब नहीं, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी। तो थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करना, और आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए, बस उनको देखिए। और 1 दिन पहले और 2 दिन पहले इफ़ पॉसिबल आप कुछ मत पढ़िए, क्योंकि उस समय दिमाग को आप थोड़ा रेस्ट दीजिए, वो एसिमुलेट कर सके ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको अब जाके परफॉर्म करना है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगी। ओके, सो प्रीलिम्स के बारे में हमने बात की, और हम ये भी क्लियर कर चुके हैं कि मेंस की प्रिपरेशन साथ में ही चल रही थी जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन अब वो जो इतनी सारी नॉलेज, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स हमारे दिमाग में स्टोर हैं, उन्हें हमें पेपर पे उतारना है, खूबसूरत शब्दों में अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है आंसर्स के थ्रू। आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग, कैसे उसकी प्रैक्टिस की है आपने, और इवैल्यूएट कैसे किया कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, खुद से या फिर कोई गाइडेंस? मैम प्रिपरेशन तो मेरी सारी मैंने खुद से ही की है, क्योंकि इट वाज ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो बहुत, इनफैक्ट फाउंडेशन इंक्लूडेड, आई हैव नेवर बीन टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन टू अटेंड द क्लासेस, दैट कुड नेवर हैपन। लेकिन आंसर राइटिंग में मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, आंसर्स लिखे हैं। और आंसर्स लिखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आंसर लिखे यू वुड नेवर नो कि उस टाइम प्रेशर में क्या आप डिलीवर कर पा रहे हैं। और अगर हम बहुत अच्छे हैं किसी सब्जेक्ट में, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लॉजिक है हमारे पास, अगर वो आंसर में नहीं आ रहे हैं तो एग्जामिनर कैसे मार्क्स दे देगा? तो इसलिए आंसर राइटिंग इज़ द सोल ऑफ द एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम स्पेशली वो आना चाहिए। और अगर आपके पास कोई गाइड है, आपके पास कोई मेंटर है, तो बहुत अच्छी बात है, आप चेक करा लीजिए। अदरवाइज बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं ज्वाइन करके, और थोड़ा इसमें थोड़ा डिसिप्लिन और एथिक्स होने चाहिए टेस्ट सीरीज़ के भी। मैं कहूँगी कि अगर आपने ज्वाइन की है तो आप प्रॉपर जिस समय वो देनी चाहिए, आप उस समय उन पेपर्स को लिखिए, ऑनेस्टली लिखिए, उस टाइम को देखते हुए। फिर उसके फीडबैक का वेट करिए, उस फीडबैक को आप क्रिटिकली एनालाइज करिए। जिसने चेक किया आप उससे बात भी कर सकते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर अपने आंसर्स में उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करिए। तो ये जब पूरा लूप कंप्लीट होगा तभी फ़ायदा है उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने का और सॉल्व करने का। और बहुत सारे टेस्ट लिखना, उनकी चेक कॉपीज़ को कभी नहीं देखना, या देखना तो बहुत अच्छे से नहीं देखना, फीडबैक को इनकॉर्पोरेट ना करना, इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी। तो उससे बचना चाहिए। 1, 2, 3 करिए जितने भी आप कर सकते हैं, पर डेडिकेटेड फॉर्म में। ओके, सो मेंस में जो जीएस पेपर्स हैं आपके, उसके साथ एक और एसे राइटिंग। जो मेंस के दूसरे पेपर्स हैं, 4 जीएस के पेपर्स हैं, उसमें जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उससे एसे राइटिंग कितना अलग है, और उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? आपने एसे राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की? क्योंकि शब्द ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जीएस पेपर में जो हम लोग आंसर्स लिख रहे हैं 150-250 वर्ड्स के आंसर, वहाँ पे 1500 वर्ड्स। तो ये कैसे अलग है जीएस पेपर्स जो बाकी हैं उनकी आंसर राइटिंग से? मैम अलग तो कम्प्लीटली है, लेकिन इसके थोड़ा पीछे जाके देखें अगर प्रिपरेशन में, तो एक्चुअली वो जो हमारे ऑप्शनल की और मेंस की टॉपिक की प्रिपरेशन है, वही हेल्प करती है ऐसे में, और कहीं अलग से उसके लिए विजडम नहीं आती है। वही नॉलेज है, वही हेल्प करता है। अब बात ये कि ऐसे को लिखा कैसे जाए, अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि आपके पास 10-11 पेजेस पर ऐसे होते हैं और आप कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, इट्स योर कॉल,
आप कैसे उसको हैंडल करेंगे या कैसे इंटरप्रेट करेंगे उस टॉपिक को। तो मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो आप इस चीज़ से बचें कि वो टॉपिक चूज़ करना कि जो कोई नहीं करेंगे, आप ये सोचें, एज्यूम करें कि कोई नहीं करेगा, इसमें कम लोग लिखेंगे तो मैं इस पर लिखूंगी या लिखूंगा। वो गलत है, ऐसा ना करें। कई लोग ऐसा कर देते हैं, तो आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट डाउट हियर। वो नहीं करना है। दूसरा, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आया और आप कंप्लीटली ऑप्शनल का नॉलेज इसमें डाल रहे हैं, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड, ऐसे को आप ऐसे देखिए कि 3 स्टेजेस हैं एक आंसर की तरह, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। मुझे ऐसा लगा, जो फाइनली अंडरस्टैंडिंग मेरी इवॉल्व हुई है, वो ये है कि इंट्रोडक्शन में आप क्यूरियोसिटी फोकस्ड रखिए कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी देखिए वो क्यूरियस हो जाए आगे क्या पढ़ना है। अब ये क्यूरियोसिटी जनरेट करने के तरीके, आप कोई एनेक्डोट मेंशन कर रहे हैं, कोई इमेजिनेटिव स्टोरी लेके आ रहे हैं, कोई रियल स्टोरी लेके आ रहे हैं, या फिर जस्ट कंफ्यूजन जो है सिचुएशन का वही शो कर दे रहे हैं वर्ड से। मैं कई बार ऐसे भी करती थी कि अगर जैसे कोई ऐसे आया कि कोविड से पहले कैसे क्या चेंजेस आए पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, तो केओस कन्फ्यूजन, तो जस्ट केओस कन्फ्यूजन को ही वर्ड्स के थ्रू बता दिया। इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, बट जस्ट रियलिटी है, हार्श रियलिटी। तो क्यूरियस आपको करना है, आपका फोकस ये होना चाहिए अलग अलग मेथड से। तो आप ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 से 4 पैराग्राफ अपने इंट्रोडक्शन को दे दीजिए स्ट्रक्चर में ऐसे के। फिर बॉडी जब आती है ऐसे की, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। या तो आप एक स्मूथ ऐसे लिख रहे हैं, वो भी ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड में भी, पर क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है इस स्टेज में, तो स्ट्रक्चर्ड ऐसे ज़्यादा कन्वीनियंट है एज ए एस्पिरेंट। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक आया, तो आप उसका व्हाट इज़ दैट टॉपिक, जैसे पैट्रियार्की इस बार आया था, तो व्हाट इज़ पैट्रियार्की, आप सिर्फ उसको बताइए क्या है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। फिर आप उसके वाई में जाइए, कॉजेज़ में जाइए, वाई कॉजेज़ हो गया, उसके इफेक्ट में जाइए, वे फॉरवर्ड क्या है, और फिर कंक्लूजन, और कंक्लूजन से पहले वे फॉरवर्ड। जब हम लिखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हर पैराग्राफ हो वो स्मूथली इंटरलिंक्ड हो, कि वो एक कनेक्शन सा हो। ये नहीं कि ये पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद अचानक से अगला आया, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या इसका लिंकेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके हैं, वर्ड्स हैं कि however, nevertheless, nonetheless, और having talked about this and this, ऐसे करके। या फिर इंट्रो में ही जैसे कनेक्ट करते हैं इंट्रो को बॉडी के साथ, कि हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू लुक इनटू दीज इश्यूज, और उन इश्यूज को लिख करके क्वेश्चन मार्क कर दिया। ऐसे वैरायटी ऑफ वेज हैं, एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वेरी नॉर्मल। इसमें बहुत गाइडेंस भी नहीं चाहिए, बहुत नेचुरल रखिए ऐसे को आप। और उसके बाद जब कंक्लूजन में आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। और कोटेशंस के लिए भी मैं क्लियर करना चाहूँगी, डोंट ओवरडू इट। मैंने लास्ट ईयर मुझे लगता है हार्डली 1 लिखा होगा, और इस बार तो मैंने 1 भी, शायद 1 या 2 मैक्सिमम, डिपेंड करेगा टॉपिक क्या आया है, कितना रेलेवेंट है, वहाँ पे आप लिखिए। और जो हेडिंग्स डालते हैं जब हम ऐसे में होते हैं, अगर आप हेडिंग फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, तो हेडिंग के वर्ड थोड़े इमेजिनेटिव होंगे तो अच्छा लगेगा। उसको आप मे बी अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि हम लोग इतनी सारे, वी आर इन अ वेब ऑफ कंटेंट, इतने सारे नाइस वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, और तो उनको थोड़ा सा यहाँ यूटिलिटी पे ले आते हैं। अच्छी हेडिंग शॉर्ट, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेटिव, तो एक फ्रेशनेस से आती है एग्जामिनर को भी कि समथिंग न्यू इज देयर। तो ओवरऑल ये ओरिएंटेशन होना चाहिए। इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी कंसाइज, और डाइग्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने टॉपिक से। बहुत सारे अप्रोचेस हैं ऐसे को देखने के। एक तो वो होता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ये एंगल्स देखने का, इस तरह कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, इन लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हैं। या फिर आप यूपीएससी का सिलेबस ही देख लीजिए, आपके सामने टॉपिक आया, आप सिलेबस देखिए और आप उन डायमेंशंस में सोचिए उस टॉपिक के बारे में। एक और चीज़ ये है कि जो मैंने किया कि हर पैराग्राफ में जो हम लिखते हैं ऐसे में, उसमें हम जो भी आर्ग्यूमेंट, हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, उस बारे में हम कुछ कहते हैं, तो उसके बाद आप एग्जाम्पल दीजिए, आप फैक्ट दीजिए, कोई डेटा दीजिए, कुछ भी, मतलब क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो एक आर्ग्यूमेंट है, वो आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इट कुड बी सब्जेक्टिव, टू गिव द फैक्ट टू सब्सटैंशिएट दैट आर्ग्यूमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज थोड़ा उसकी जो वैल्यू जितनी आ सकती थी वो नहीं आएगी, एग्जामिनर शायद कन्विंस ना हो, और कोई भी, आप भी कन्विंस नहीं होंगे अगर किसी ने आपसे कोई बात बोली और उसने उसके पीछे लॉजिक नहीं दिया, कोई फैक्ट नहीं दिया, तो ये सब जीएस से ही आ जाता है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। तो इस तरह से ये इंटरवोवन सी प्रिपरेशन है इसकी ऐसे की, और ईजिली की जा सकती है। और कुछ एसेज लिख के जाइए एटलीस्ट डाइवर्स टॉपिक्स में, फिलोसॉफिकल एसेज हैं उनको भी समझना
थोड़ा सा ज़रूरी है। आजकल कई बार पूरा एक सेक्शन ही आ जाता है फिलोसफिकल का, तो उसमें कुछ नहीं करना है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप उनको उनके एब्स्ट्रैक्टनेस से निकालिए, उनको पॉपुलेट करिए फैक्ट्स और डायमेंशंस के साथ, तो वो भी इक्वली ईजी है। ओके, सो ऐसे राइटिंग का कंटेंट जो है वो आप साथ में तैयार कर रहे हैं, द ओनली थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन इज उसको उतारें कैसे यस पेपर। ओके मैम, तो मेंस में अब ऑप्शनल की तरफ अगर हम बढ़ें, जितना बैकग्राउंड हम देखते हैं एजुकेशन आपकी कॉलेज, मैम फ़िलॉसफी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपने फ़िलॉसफी को ऑप्शनल चुना। अगर एक एस्पिरेंट के थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को देखें तो उनके दिमाग में ना ये चीज़ बहुत रहती है कि ये ऑप्शनल जो है ये बहुत स्कोरिंग है। हाँ, बहुत स्कोरिंग है और बहुत सारे टॉपर्स ने ये ऑप्शनल लिया है। ये कितनी हद तक सही है? ऑप्शनल का चुनाव कैसे किया जाए और आप फाइनली यहाँ तक कैसे पहुँचे कि मुझे फ़िलॉसफी ऑप्शनल लेना है? मैम, जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था बीटेक का, दैट वाज नॉट इन द यूपीएससी ऑप्शनल लिस्ट। और जो मैं उस समय जब मैनेजमेंट कर रही थी तो मैं जस्ट बिगनर थी, तो मैनेजमेंट में मैं खुद बहुत ही एक्सपर्ट नहीं थी, तो मैं उस ऑप्शनल को भी नहीं ले सकती थी। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड ने इसलिए डिटरमाइन नहीं किया मेरे ऑप्शनल की चॉइस को। लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने जिन्होंने उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आई थिंक इट्स अ गुड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑप्शनल चॉइस। लेकिन सेकेंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है जीएस की प्रिपरेशन बहुत ओवरवेलमिंग होती है कई बार, कुछ लोग, सबके लिए या कुछ लोगों के लिए। तो ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो डी स्ट्रेसिंग हो, जिसको जब आप पढ़ें तो आप रिलैक्स फील करें, तो इन्फोटेनमेंट हो आपके लिए, एक तरह से कह सकते हैं। मेरे लिए फ़िलॉसफी वो चीज़ थी। तो इट इज़ माई इंटरेस्ट इन फ़िलॉसफी। मैंने जब इसका सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो मुझे एक इनर वॉइस कह सकते हैं या फिर इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, वो ये थी कि मैं आई कैन हैंडल इट। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है फ़िलॉसफी में। मैंने उसकी बहुत सारी बुक्स सिर्फ इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही हैं। और कई बार वो जो नॉलेज है, जो फ्रिंज नॉलेज होता है, वो जीएस में काम आ जाता है, ऐसे में काम आ जाता है। तो एक तो ये लिवरेज करना भी बहुत ज़रूरी है, जो अलग अलग जगह से हमने पढ़ा उसको अपनी आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में। और इसके अलावा डिलीवरेबिलिटी क्वोशंट मैं कहूँगी कि आप कितना डिलीवर कर पा रहे हैं। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड था या आपका इंटरेस्ट था, आपने ऑप्शनल को ले लिया, लेकिन आप जब लिख रहे हैं आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है? अल्टीमेटली जो भी बच्चा ऑप्शनल अपने ले रहा है उसको ये देखना चाहिए कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे आए, उसका सिलेबस क्या है। आप हल्का सा एक बार खुद भी कोशिश करिए उन टॉपिक्स को पढ़ने की फाइनल चॉइस से पहले। और जिनके उसमें नंबर है उन लोगों के टॉक्स को सुन सकते हैं, उन टीचर्स से मिल सकते हैं, और जो चैलेंजिंग एरियाज हैं उनको लोकेट कर सकते हैं कि इस ऑप्शनल में ये चैलेंजिंग एरियाज हैं, उसमें मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। और उसके बाद आप ये देखिए मार्क्स कैसे आ रहे हैं और क्या लोगों का ओपिनियन है जो चेक करते हैं। मे बी ये डिटरमाइन करना चाहिए ऑप्शनल की चॉइस को, क्योंकि एक बार ले लिया तो अंडू करना बहुत मुश्किल। लोग करते हैं लेकिन काफ़ी एफर्ट ज़्यादा लग जाता है। हाँ। और बाकी आप थोड़ा इस चीज़ पे मत जाइए कि किन लोगों ने ऑप्शनल क्या लिया था, क्योंकि उन्होंने ये चॉइस क्यों ली थी, आपको नहीं पता कि क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे। जनरली ये जो मैंने बताया है यही फैक्टर्स होते हैं। आप इट्स योर डिसीजन, आप इसको ओन करिए और जो ऑप्शनल लीजिए उसको पूरे मन लगा के आप पढ़िए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई ऑप्शनल लेस स्कोरिंग या मोर स्कोरिंग नहीं होता है। दैट इज़ ग्रेट। तो यानी आपका ऑप्शनल जो है वो इंटरेस्ट से डेवलप हुआ कि ये ऑप्शनल मुझे लेना है, क्योंकि हमें बहुत टाइम देना है उसे, बहुत सिटिंग देनी है, बहुत रिलीजियसली उस पर फोकस करना है, इसीलिए। सो मैम, आपने मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बात की, एसे राइटिंग डिफरेंस भी हमने समझा, एसे राइटिंग को बहुत एलाबोरेटली, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है और उससे कुछ दिन पहले, एक वीक पहले की अगर हम बात करें, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टाइम है ये। प्रीलिम्स से पहले भी एक वीक पहला इम्पॉर्टेंट होता है और ये मेंस भी। तो उस टाइम पर आपने क्या किया और आप क्या राय देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? मैम, सबसे पहले तो हर किसी की अलग अलग टाइमिंग होती है पढ़ाई की। कुछ लोग 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, कुछ लोग सुबह लेट होते हैं, रात को देर तक। तो लेकिन सबके लिए एग्ज़ाम सेम है। 9 बजे स्टार्ट होती है, 3 घंटे चलती है, फिर 2 घंटे का गैप रहता है, देन अगेन।
तो इसलिए हर किसी को उस शेड्यूल में आ जाना चाहिए एग्ज़ाम के। तो अगर आप कर सकते हैं 1 हफ्ते पहले कि मॉक पेपर कोई हो जो आपके पास बहुत सारे जब तक आ जाते हैं 3 घंटे का, आप लीजिए और उसको एग्जैक्टली उसी समय आप उठिए, पूरा एग्जैक्ट सिमुलेशन करना चाहिए। और ये जब तक आपका परफेक्ट ना हो जाए तब तक आप ये सिमुलेशन करिए। उस टाइम पे उठना, एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट जो भी आप लेंगे उनको ट्राई करना, बॉडी का रिएक्शन देखना सुबह उठने का और हम कितना कंफर्टेबल हैं, लिखना शुरू करना, पेपर आप क्या आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो आई थिंक एग्जैक्ट सिमुलेशन ऑफ द पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1 वीक पहले। ये तो हो गया एग्जैक्टली एग्ज़ाम के लिए। कंटेंट में क्या होता है कि अब तक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिकली जो फीलिंग आती है वो होती है कि ये भी रह गया ये भी रह गया। और अभी तो 7 डेज़ हैं, 6 डेज़ बचे हैं, पढ़ लेते हैं सारा। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो फीलिंग है कंप्लीटनेस की वो कभी नहीं आएगी। आई रिमेंबर मेरा भी मन कर रहा था मैं लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ देखती रहूँ। तो अब क्या करिए कि जो कुछ फैक्ट्स होंगे आपके, जैसे कि अगर आपने वुमेन का टॉपिक प्रिपेयर किया, आपके एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं तो, या फिर रिपोर्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, आप जस्ट इनको एक बार गो थ्रू हो जाइए। और बहुत एलियन एरियाज़ में ना जाइए कि वो कुछ सुनने में आया है और वो टॉपिक और एकदम से उसको प्रिपेयर करने लगी और उसमें समय निकाल दिया, क्योंकि नया टॉपिक है मतलब वो आपका टाइम लेगा। तो ऐसे बहुत नहीं लगाना चाहिए समय, क्योंकि मेंस इज़ गोइंग टू बी लार्जली एनालिटिकल। बहुत उसमें कुछ अचानक से नहीं आ जाता है, वो प्रीलिम्स में शायद हो, मेंस में नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई। तो अपना सिमुलेशन अच्छे से करना, कंटेंट को अब सॉलिड रखना जितना है, उसमें कॉन्फिडेंस फील करना बहुत ज़रूरी है। और स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग, पेन्स वगैरह आई एम होपिंग सारे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, हम किस पेन से लिखेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और उस दिन की फूडिंग वगैरह क्या होनी चाहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये माइक्रो चीज़ें हैं, लेकिन दे विल मेक अ डिफरेंस ऑन दैट डे, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर हैंड्स, इट्स योर माइंड, दे विल हैव टू वर्क रियली हार्ड दैट डे टू मेक द डिफरेंस। सो ये सारी चीज़ों पे फोकस 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो लास्ट 1 हफ्ते में आपको बीमार नहीं होना है, क्योंकि इतनी जो मेहनत की है, अगर उस दिन एग्ज़ाम में हेल्दी माइंड के साथ आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ओके, सो मेंस के बाद नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं आगे इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू के लिए आपने क्या अलग से प्रिपरेशन की थी, या फिर आपका भी ये मानना है कि जितना जेन्युइन, जितना नेचुरल आप जाते हैं उतना ही बेहतर होता है इंटरव्यू वाले दिन? मैम, नेचुरल जाना तो ज़रूरी है ही, वो तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं। वी आर आवर सेल्फ कम्प्लीटली, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो डे एक ट्रस्ट बिल्डिंग डे है। वहाँ पे जाकर के हम उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, वो हमें सुनेंगे, और कितना ट्रस्ट बिल्डअप होता है ऑडियंस और उन पैनल के बीच, कैंडिडेट और पैनल के बीच में, उसके बेसिस पे वो मार्क्स अवार्ड करते हैं। तो ज़रूरी क्या है उससे पहले कि इस नेचुरल को आप ये ना समझें कि रॉ जाना है, कि जैसे आप हैं ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि वो बातचीत अच्छी कर लेते हैं तो चले जाएंगे एंड इट्स जस्ट अ टॉक थिंग एंड इट विल बी ओवर। तो वो भी नहीं है, इट्स मैच्योर डिस्कशन है। आप जिस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, जहाँ पे पब्लिक इंटरफेस होगा, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आप कैसे टेंशन्स, कैसे ट्रैफिक ऑफ प्रेशर को समझते हैं, आप उस सीट में बैठे हैं, आप प्रेशराइज तो नहीं हो जा रहे हैं कि यू आर कम्प्लीटली यस, कभी नो नहीं कहना है, असर्टिव भी होना है, येट पोलाइट। जो क्वेश्चंस नहीं आते उनके लिए हम्बली कह देना है कि नो आई डोंट नो, आई विल रीड अबाउट इट, और आई जस्ट डोंट नो, कुछ भी इस तरह के वेरिएशंस हैं। तो ये ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है उस डे के लिए। और जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आएगा, प्रॉब्लम ये है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपकी पढ़ाई है, जो कंटेंट है, वही सिर्फ कॉन्फिडेंस लेके आता है, जो मेहनत हम करते हैं। तो जब आपका मेंस ख़त्म हुआ, कंप्लीट हो गया, उसके बाद का जो टाइम है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया मेंस का, लेकिन आप बहुत उसका वेट मत करिए। प्रिपरेशन डैफ की स्टार्ट कर दीजिए। जो आपका रीजन है, आपका नाम से लेकर के जो ईयर ऑफ बर्थ है, और आपकी एजुकेशन, वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सारी चीज़ें हैं, मल्टी लेयर्ड प्रिपरेशन कीजिए। इस तरह से करने से क्या होगा, मे बी एक क्वेश्चन भी ना पूछा जाए, आप ये मान के चलिए दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन ऑन ऑल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ये एटीट्यूड इसका होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपना काम अब कर दिया, अब बाकी जो होगा उस दिन देखेंगे। और उसके लिए फिर आप नेचुरल जाइए, तो अच्छे से तैयारी करके फिर नेचुरल जाना ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि सिर्फ चले गए अपने नॉलेज के बेस पे। क्योंकि
इंटरव्यू इज़ नॉट मीन्स एक डिस्कशन होगा वहाँ पे, एक कन्वर्सेशन होगा, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए मुझे लगता है। और बस बाकी इसके अलावा उस दिन आप जाइए, परफॉर्म कीजिए, देखते हैं क्या होगा। और मैम इसमें मॉक इंटरव्यूज़ का कितना रोल है, कितना हेल्प करते हैं मॉक इंटरव्यूज़? मैम मॉक इंटरव्यूज़ जो एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है कि ये इंटरव्यूज़ का नेचर क्या है, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट पर्सनालिटीज़ के इसके बेस पे आपको एसेस किया जा रहा है, वो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर सोशलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपसे डेफिनेशन तो पूछी नहीं गई एथिक्स की तरह। वो आपके कन्वर्सेशन में एक अंडरलाइंग टोन होगा, और ये कैसे पता चलेगा कि वो आपकी बातचीत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं अपने मॉक इंटरव्यूज़ की, या फिर हम दूसरों के भी मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देखते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि इन्होंने ये बात कही, तो उससे हमें लग रहा है कि इनके अंदर ये क्वालिटी है। हाँ, तो इसलिए अपने मॉक इंटरव्यूज़ देना और उनको देखना बहुत ज़रूरी है। देने से ज़्यादा आप कम दीजिए, लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करिए। और 5 से 6 मॉक इंटरव्यूज़ इनफ हैं। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे फीडबैक्स आएंगे, आप एसिमुलेट नहीं कर पाएंगे अपनी पर्सनालिटी के साथ। और इट्स नॉट लाइक आंसर राइटिंग जहाँ पे अलग अलग फीडबैक आ रहे हैं, स्टिल यू कैन मैनेज टू राइट अ नॉर्मल आंसर। इट्स योर पर्सनालिटी। पीपल विल कमेंट इन योर मॉक इंटरव्यूज़ ऑन योर पर्सनालिटी दैट यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट। और इसके साथ रिकंसाइल कर पाना मुश्किल होता है कि हमें तो पता ही नहीं था हम ऐसे हैं। इसलिए आप ज़्यादा मॉक मत दीजिए, कम दीजिए, अच्छे से एनालाइज करिए, खुद को देखिए, पेरेंट्स या फिर जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है आप उनको दिखाइए, उनकी आप राय लीजिए वो क्या कह रहे हैं, और फिर आप अपना बेसिक नॉलेज बेस बिल्डअप करके जाइए। ओके, सो एक बहुत लंबी जर्नी यूपीएससी की। इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक चीज़ जो है वो है पीयर प्रेशर और पेरेंट्स की उम्मीदें। कभी कभी मन करता है कि आज नहीं पढ़ते हैं, कल प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम, और उतना सिटिंग देने का मन नहीं करता, उतनी देर बैठने का मन नहीं करता है उसको पढ़ने के लिए। फिर पीयर प्रेशर आता है, हम अपने दोस्तों की चमक धमक वाली लाइफ देखते हैं, अच्छा ठीक है ये भी सेटल हो रहे हैं, अब ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उस जर्नी में हैं फ़िलहाल। उससे आपने कैसे फ़ाइट किया? क्योंकि फ़ाइट वर्ड मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वो एक फ़ाइट ही है, ये पूरी वॉर ही है एक तरीके से। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये एक प्रेशर है, एक वॉर है जिसमें आप लगे हुए हैं। तो उससे आपने कैसे डील किया? मैम जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये एटीट्यूड तो रखना पड़ेगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि हम इतना नॉर्मल भी नहीं है, हम एक प्रॉपर फाइट में हैं, एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है। जो मैं हमेशा आज भी लेके चलती हूँ वो ये है कि इसमें 3 स्टेजेस हैं। आप एम्ब्रेस करिए इस एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी को, कि आप मेहनत करेंगे लेकिन वो पता नहीं रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर मार्क्स, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो इस अनसर्टेनिटी को आप एम्ब्रेस करिए। द मोमेंट आपने ये मैच्योरिटी आप लेके आ गए कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्स ना आए इस बार पढ़ने के बाद भी, तो अल्टीमेटली वो थोड़ा सा जो एक फीलिंग है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ये चीज़ें जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन की स्पीड से नहीं हो रही हैं, ये सब चली जाएंगी। ये एक स्ट्रगल है, ये भी सही है, फर्स्ट अटैम्प्ट हो या फिर किसी का लास्ट अटैम्प्ट हो, इट्स अ स्ट्रगल। और स्ट्रगल क्या करता है कि आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। स्ट्रगल आपके अंदर एक विल पावर लेके आएगा और आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी लेके आएगा। आप बाकी लोगों से ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी में धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। इट्स अ सर्विस यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम डिस्पाइट नोइंग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट, एनीथिंग कैन हैपन, सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और जब आप दूसरों लोगों को कुछ दूसरा करते हुए देखें और आप विचलित हो अपने गोल से, तो अब कई बार वो जो साधु सन्यासियों की एंशिएंट टाइम में आप देखते हैं ना कि कैसे तपस्या करते थे, अब आज की डेट में बहुत मुश्किल से आप लोगों को देखें अपनी डे टू डे लाइफ में कि वो हिमालय चले गए या कहीं जाके तपस्या कर रहे हैं। आप मान के चलिए आप वही हैं, बस आप 21st सेंचुरी में हैं और आप एक सिलेबस लेके बैठे हुए हैं, पर आप वही कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं। तो आप इस तरह से इसको देखिए, ये एक बड़ा डेडिकेशन है इसमें। और
जो इसका एंड है वो है नॉलेज। हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी डिक्लाइन होती है, हमारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ बढ़ती है वो है नॉलेज। और ये एग्ज़ाम ही नॉलेज आपकी बढ़ा रहा है। नॉलेज बढ़ गई मतलब विजडम, विजडम अगर आ गई तो लाइफ ईजी हो जाएगी। निर्वाण है। निर्वाणा भी कह सकते हैं। यस। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत खूबसूरती से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और बहुत एलाबोरेट मैनर में आंसर्स दिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि वो सभी एस्पिरेंट्स जो इस विंडो के उस पार बैठकर ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको बहुत मदद मिलेगी इन सभी आंसर्स से। लेकिन बहुत हो गया, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी सीरियस टॉक्स हमने किए। अब हम थोड़ा सा फन सेशन करेंगे और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। रैपिड फायर पार्ट है ये हमारा। रैपिड मतलब जल्दी जल्दी आपको उसके आंसर देने हैं। एंड आर यू रेडी फॉर इट? यस, आई एम। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए और आपको चांस मिले कि आप पीछे जा सकें, समय में पीछे, तो वो कौन सा पीरियड होगा और क्यों? I would like to go back to my school days, the most happening time, and I learned so much. And maybe जो मैं उस समय प्रिपरेशन थी उस समय स्टार्ट कर देती, इसलिए 28 से और ऊपर। यस। ओके, अगर आपको किसी बुक या मूवी के कैरेक्टर का रोल प्ले करने को मिले तो वो कौन है और क्यों? Either there are two characters, Harry Potter or the Hermione Granger. Both of them I really like and admire, so either of them. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर आपको एक सुपर पावर मिले और आपको एक ब्लेसिंग मिलती है कि आपको एक सुपर पावर दी जा रही है, तो वो सुपर पावर कौन सी होगी? सुपर पावर में मुझे लगता है कि कंपैशनेट मैं सबको बना दूँ। मुझे लगता है ये क्वालिटी अगर सबके अंदर आ गई तो सारी प्रॉब्लम्स का एंड है। अगर आपको अपना नाम चेंज करने का मौका मिले तो वो क्या होगा और क्यों? I'm going to keep it the same way it is. Divya is fine. I love the name and मैं ग्रो हुई हूँ नाम के साथ, तो जब भी मैं कभी कुछ देखती हूँ तो वहाँ अपने नाम के साथ देखती हूँ, तो it's going to be the same. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, what is the most important object you own? Pen. What movie has everyone else seen but you haven't? No idea. Pass. What is something most people do easily but you find it very difficult? Social media. But I don't know. Social media, it's difficult for me. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? I avoid the extremes, so somewhere in between. Balance. Yes. What are you most looking forward to in the next 10 years? अगले 10 सालों में? A life of service and of being valued, having meaningfulness in life, and the satisfaction of creating the positive ripples all around. अगर आपको कोई भी एक भाषा फ्लुएंटली सीखनी है तो वो कौन सी भाषा होगी? चाइनीज़। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू अस, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इंडिया में चाइनीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है। वी वांट टू बी द वर्ल्ड लीडर, तो एवरीबडी एल्स शुड ऑल्सो फोकस ऑन दिस। इंग्लिश तो हमारी कंट्री में है ही ऑलरेडी। वो ऐसा कौन सा ऐप है आपके फ़ोन में जो आपने डाउनलोड तो किया था लेकिन वो बस रखा रहता है, वो यूज़ नहीं होता? Sorry, there are no apps, only educational apps. ओके दिव्या मैम, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत आंसर देने के लिए। Thank you. और उसके लिए हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है अनअकैडमी की तरफ से। थैंक यू। आप उसे वहाँ रख सकते हैं। तो अंत में मैम से जानते हैं वो 3 गोल्डन वर्ड्स या फिर कुछ मोटिवेशन, कुछ ऐसी लाइनें जो कि एज एन एस्पिरेंट आपको काम आएंगी। मैम, वो मैसेज कौन सा होगा, आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को?
मैम आपने 3 गोल्डन वर्ड्स की बात की है, तो आई थिंक आई हैव देम। 3 चीज़ें हैं। पहला ये है कि जो भी आप काम करें उसको पैशनेट होके करें। तो अगर आपने ठानी है कि आप यूपीएससी की तैयारी करना, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप पूरे पैशन के साथ उसकी तैयारी करिए। दूसरा है डिस्पैशनेट, कि क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा अनसर्टेन है, तो आप इसमें थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड होकर भी करके भी करिए। इसे कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि क्या होगा हमें नहीं पता है, तो हम अपने कर्म पे फोकस रखें, रिजल्ट पे नहीं। तो उस फॉर्म में आप डिस्पैशनेट रहिए, पैशनेट फॉर योर हार्ड वर्क, डिस्पैशनेट फॉर द रिजल्ट। एंड थर्ड है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब है बी काइंड टू योर सेल्फ, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड बी काइंड टू एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। कंपैशन आप शो करिए, ह्यूमिलिटी शो करिए। आई थिंक दीज 3 वर्ड्स इफ़ दे आर विद यू इट विल हेल्प यू अ लॉट। और मैं कुछ हिंदी की पंक्तियों के साथ इसको रैप करूँगी कि कहा गया है कि संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझें जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करें अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। तो यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर फ्री टू एक्ट इन द वर्ल्ड। आपने प्रिपरेशन आपको करनी है, आपको जो भी करना है, पूरी एनर्जी डालिए, पूरा डेडिकेशन एंड पूरी पॉजिटिविटी, यू विल गेट द रिजल्ट्स दैट यू एस्पायर फॉर। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिव्या मैम, इतने खूबसूरत शब्दों के साथ इस पूरे सेशन को रैप अप करने के लिए। आई होप घर पर बैठे वो सभी एस्पिरेंट्स जो आज दिव्या मैम की जर्नी से रूबरू हुए, खूब सारी इंस्पिरेशन लेंगे। और मैं चाहूँगी अगली बार आप इस हॉट सीट पर बैठें, इसी तरह से कुछ सवाल जवाब हो चाय की चुस्कियों के साथ, और आपसे भी कोई इंस्पायर होकर आगे की यूपीएससी की जर्नी जो है उसको फाइट करने के लिए तैयार हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर।